मैप तैयार करना, कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ पे क्रियान्वयन को और अच्छा किया जा सकता है, तो इसके बारे में और निश्चित तौर पे एक्साइटमेंट बरकरार है, अभी प्लानिंग स्टेज में है। तो शहर में आने वाले समय में हमको क्या वर्क्स एग्जीक्यूट करने हैं, पुराने वर्क्स में कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं जिनको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है या क्या चुनौतियां, तो उस पर वर्तमान में काम चल रहा है। जब आपका उत्साह बरकरार है, पर आपने देखा होगा कि जो पहला सत्र का कुछ हिस्सा तो आपने यहां पर बैठ के बिताया, लोग भी आपसे मिलने के लिए आ रहे होंगे। आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि जिस कोरबा की पूरे देश में धूम रहती है, लोग बताते हैं कि कोरबा से निकले कोयले से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान रोशनी पाता है, उस कोरबा के लोगों को शिकायत होती है कि हमारे हिस्से में तो केवल धुआं और धूल आता है। क्या देख पाए आप? क्यों ऐसी एहसास के साथ कोरबा का निवासी रहता है? क्यों कोरबा के लोग कोरबा में रहते हुए अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, असंतुष्ट महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा विषय जो अभी के पिछले सत्र में जो चर्चाएं चल रही थी, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शहर में जो सड़कें हैं उनके चौड़ीकरण की बात हो, या फिर ट्रैफिक के दबाव को कम करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी थे, इंडस्ट्री के एसोसिएशन थे, उनके अपने कंसर्न थे कि शहर को और सेफ किस तरह से किया जाए और पॉल्यूशन फ्री किस तरीके से किया जाए। तो आज भी मैं शहर के कुछ प्रमुख सड़कें हैं जिनको कि हम वैकल्पिक ट्रैफिक मार्ग के रूप में डेवलप करने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनका भी आज विजिट कर रहे थे। चाहे दर्री से बरमपुर की सड़क हो, या फिर सरमंगला से इमली छापर का जो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर उर्गा कटगोरा मार्ग से जहां पे सिटी की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, तो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कैनाल के साइड में, उसका किस तरह से सुदृढ़ीकरण किया जाए, तो उसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसको प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि अधोसंरचना के जो गैप्स हैं फ्यूचर को लेकर के नेक्स्ट 15 ईयर्स 20 ईयर्स में क्या आवश्यकताएं होंगी, उसको लेकर के विकसित किया जा सके। जहां तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री के साथ में कुशल मैन पावर भी जिले में उपलब्ध हो, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के लिए जितना जमीन और अधोसंरचना की आवश्यकता होती है, उतना ही लोगों को उसके साथ जुड़ाव हो, तो कुशल मैन पावर भी उतनी ही परिदृश्य में अवेलेबल होना चाहिए। कुशल मैन पावर के लिए नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में जो मैन पावर के रिक्वायरमेंट होंगे, चाहे हमारे लोकल स्मॉल एमएसएमई उद्योग हों, लघु उद्योग हों, दीर्घ उद्योग हों, या फिर मेजर इंडस्ट्रीज हों, सभी के साथ में चर्चा करके उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। और हमारे जो हायर एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, कौशल विकास के प्रोग्राम्स हैं, आईटीआईज के प्रोग्राम्स हैं, वो भी सिमिलर लाइन पे हो, ताकि दोनों को आपस में इंटीग्रेट किया जा सके और इंडस्ट्री का बेनिफिट लोकल पॉपुलेशन को भी मिल सके, वो भी उसके साथ इंटीग्रेटेड मैनर में कार्य कर सके। इस पे आने वाले समय में प्रशासन कार्य करेगा। मैं सिद्धार्थ जी के पास आऊं उससे पहले, क्योंकि ये विषय सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ेगा। कोरबा शहर की अगर बात करें, कोरबा शहर के लोग बड़े वाहनों की आवाजाही से बहुत हलाकान रहते हैं, और अलग अलग स्तर पर बात करता हूं तो सब ये बोलते हैं कि यहां पर आज भी बाईपास की लोग जरूरत महसूस नहीं करते, आज भी यहां पर बाईपास नहीं बन रहा, आज भी बड़े बड़े वाहन जो है बीच शहर से गुजरते हैं। आपने समय गुजारा, क्या आप महसूस करते हैं कि बाकी सड़कें ठीक करना बाद में, सबसे पहले इस शहर को बाईपास के माध्यम से इस ट्रैफिक से निजात दिलाना सबसे बड़ी जरूरत है? निश्चित तौर पे जो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ट्रैफिक है, अगर वो शहर के बाहर से जाए तो निश्चित तौर पे सड़क की सुरक्षा भी बेहतर होती है और एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज हो पाते हैं। इसी में सरमंगला इमली छापर जो रोड बना था, उसके साथ कोरबा कटघोरा मार्ग का भी एक डीपीआर प्रशासन ने तैयार किया है, जिसको कि एसईसीएल अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंड करेगा। एनएचएआई इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो डीपीआर फाइनलाइजेशन 31 जनवरी तक इसका प्रस्तावित है। बर्थ हुआ था तो उसकी वजह से शहर से कुछ इंडस्ट्रियल ट्रैफिक जा रहा है। इसके लिए भी 15 दिन पहले हमने इसको सीधा उर्गा मार्ग में किस तरह से हम जोड़ सकें, ताकि शहर के अंदर जो व्हीकल्स की आवाजाही है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ये प्रशासन की प्रायोरिटी भी है और ये लोगों की सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में पूरे क्वार्टर में हम इस पे काम करेंगे और इसको निश्चित तौर पे हम एक सेफ सिटी के तौर पे इंडस्ट्रियल ट्रैफिक के बाईपास रोड डेवलप करके इंडस्ट्रियल ट्रैफिक को डाइवर्ट करके मुख्य तौर पे शहर को और सेफ बनाएंगे। हाइवर जो शहर के इंटरनल रोड्स हैं उसके लिए भी निगम अपना प्लान बना रहा है कि जहां पे उनका वाइडनिंग का आवश्यकता है, जहां पे ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहां पे की लाइटिंग की आवश्यकता है, उसको भी साथ के साथ टेकअप किया जा सके, ताकि और सिटी सेफ हो। एक्सीडेंट जो प्रोन एरियाज हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके और जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम किया जा सके। रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, 2 क्रॉसिंग्स तो मैंने पर्सनली खुद ने देखी हैं। दोनों क्रॉसिंग्स में चाहे अंडरपास हो या ओवरब्रिज हो, दोनों प्रपोजल्स को इवेल्युएट किया जा रहा है, ताकि मिनिमम व्यवस्थापन किए ही अगर उसका क्रॉसिंग्स का दबाव कम किया जा सके तो और सुविधाजनक होगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। 22 दिन में इतना सोच पाए कलेक्टर साहब, इसके लिए अगर तालियां मिलेंगी तो शायद काम भी हो जाएगा। एक हमारे साथ में सिद्धार्थ जी हैं,
सर जी, कोरबा कमाल की जगह है। अन्य शहरों में जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनकी अपेक्षा रहती है कि अपराधों पर नियंत्रण करें। कोरबा के संदर्भ में खबरें दूसरी आती है हमारे पास। प्रभावशाली लोगों की अपेक्षा रहती है अपराधों को संरक्षण मिले। किस अनुभव से गुजरे आप? पुलिस का काम हमेशा अपराधों पर नियंत्रण लगाना ही होता है और अपराधियों के मन में कानून का डर उत्पन्न करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। और मैं लगभग जो मेरे 2 साल का टेन्योर है इन कोरबा, मुझे नहीं पता कि यहाँ की प्रभावशाली लोगों की क्या मंशा है। मेरे सामने तो हमेशा अपराध नियंत्रण के लिए ही बोला गया है और वही हम कर रहे हैं। मन में कुछ और हो तो मुझे पता नहीं। तो आपको लेके इतना खौफ आ गया कि मन में कुछ भी रहा पर आपसे यही कहा कि अपराधों पर नियंत्रण रखिए? वो तो वही बताएंगे, आप उनसे ही पूछेगा कि मुझसे क्या बोले और उन मन में क्या था। परंतु आपका कहना एक जगह से बिल्कुल ठीक है। एक कोरबा की जो छवि थी उसके लिए बहुत क्लियर मैंडेट हमको वरिष्ठ अधिकारियों से और हाईएस्ट अथॉरिटीज से मिला है कि कोरबा की छवि को अच्छा करना है। वो एक ऐसा जिले के रूप में डेवलप हो जहां पे अपराधियों के मन में भय और जनता के मन में विश्वास हो। तो कोरबा में जब आप 22 महीने पहले आए, 23 महीने पहले, उस समय किन परिस्थितियों में कोरबा था और पुलिस क्षेत्र में खासतौर पर आपने ऐसा क्या किया जिसमें आपको ये संतुष्टि है कि मैं ये कर पाया? देखिए, पुलिस में हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और सब तरफ हमें चौतरफा काम करना पड़ता है। चाहे वो जनता का विश्वास जीतना हो, चाहे वो अपराधियों पर नकेल कसना हो, चाहे वो अपराध को सुलझाना हो, या पुलिस कई अधिकारी कर्मचारी भी होते हैं जो कि अपने कर्तव्य में लोप करते हैं, जो कि अच्छा काम नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं, उनपे भी नकेल कसना और निष्पक्ष रहना। जनता के बीच में अगर हमें विश्वास अर्जित करना है तो निष्पक्ष तौर से अपना काम संपादित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे कि आप बता रहे थे, वो चुनौती कई गुना और बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के व्यावसायिक इंटरेस्ट काम कर रहे होते हैं और अपनी टीम के सहयोग से, यहाँ के नगरवासियों के समर्थन से, अपने सीनियर्स के सहयोग से कम पिछले 23 महीने में ऐसा प्रतीत होता है मन को कि उसको करने का पूर्ण प्रयास किया है और सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, बट उसमें कहीं कुछ हद तक सफल भी हो पाए हैं। कोरबा का जब जिक्र आता है ना सिद्धार्थ जी, प्रदेश स्तर पे, तो 3 चीजों के लिए ख्याति मिलती है। बड़े पैमाने पर कोयला चोरी, बड़े पैमाने पर डीजल चोरी और बड़े पैमाने पर जो कुछ भी लोहा लंगड़ पड़ा रहता है उसकी चोरी। जो हमारे सरकार के अभी वित्त मंत्री है ना, माननीय ओपी चौधरी जी, अगर आपको याद हो, आप तो सर्विस में थे ही, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें किस तरीके से कोयले की चोरी सामूहिक रूप से हो रही थी, इसी इलाके का था। तो इन सबको आपके जहन में तो रहा होगा, कितना रोक पाए आप? ये इतिहास हो गया, कोयला चोरी, डीजल चोरी, ये जितना भी बाकी मामले का, या अभी भी वर्तमान है, काम चल रहा है? मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। देखिए, ये बोलना कि कोयला चोरी, डीजल चोरी, कबाड़ चोरी शून्य है, अगर मैं ये बोलूं तो पता नहीं आप उसको मुझे काउंटर करेंगे। परंतु अगर मैं आपको ये सूचित करूं जी कि पुलिस के संरक्षण में ये नहीं हो रहा है, जहां पे हमको पता चलता है वहां पे हम कठोर कार्रवाई करते हैं। और मुझे एक केस याद आता है जब डीजल चोर हमने लगभग 20,000 लीटर डीजल पिछले साल पकड़ा जी, और एक केस ऐसा था जिसमें मैंने अपने 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जी, जो कि कुसमुंडा में और दिपका थाना क्षेत्र में पदस्थ थे। तो जरूर, क्योंकि खदान क्षेत्र इतना बड़ा है, क्योंकि उनका एरिया बहुत ज्यादा है,
इसलिए एसईसीएल के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके और लोकल पुलिस को भी एक्टिवेट करके हम जरूर इसके ऊपर नकेल कसते हैं। और मुझे आपको बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि यहीं पर बैठे हुए कई सारे मेरे पत्रकार साथी, कई सारे जनप्रतिनिधिगण हमें बताते हैं, यदि कहीं पे सूचना आती है तो हमें शेयर किया जाता है कि साहब यहाँ पे हो रहा है, आप जरा चेक करवा लीजिए। चेक करवाते हैं और उसको ज्यादातर, मतलब आपका कहना है कि अब जनप्रतिनिधियों का भी नजरिया बदला है और जनप्रतिनिधि भी इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि ये चोरी चकारी के मामले अब बंद होने चाहिए। साहब मुझे तो सूचना मिलती है तो मैं तो यही मानूंगा। भाई एक बार जोरदार तालियां जनप्रतिनिधियों के लिए भाई, कि उन्होंने खुद भी कोशिश की है कि चोरी चकारी से निजात मिले इस जिले को, इसकी पहचान बदले। और मैं कुड़ा जी वापस आपके पास मैं आता हूं, आप भी गजब के किस्मत के धनी व्यक्ति हो। दंतेवाड़ा और उसके बाद कोरबा, लोग बताते हैं कि यहां पर डीएमएफ का जितना पैसा होता है ना, कई विभागों का बजट भी नहीं होता। तो इस बजट जो एक बड़ी राशि डीएमएफ के रूप में आती है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है और लोगों की अपेक्षा भी बहुत रहती है। किस तरीके से आप डीएमएफ के उपयोग को सोचते हैं? क्या आपका अनुभव है ये जो डीएमएफ जिस मंशा के साथ मोदी सरकार के समय से अस्तित्व में आया है, इसकी सोच क्या है और इसके माध्यम से क्या करना चाहते हैं? देखिए, जिला खनिज न्यास ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के माध्यम से मैनेज होता है, जिसकी की शासकीय निकाय सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी की बॉडी है जो जिला स्तर पे एग्जिस्ट करती है। और शासकीय निकाय में कलेक्टर अध्यक्ष हैं, उनके साथ में सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, उनके अतिरिक्त में जो और खनन प्रभावित क्षेत्र हैं उनके माननीय सरपंचगण भी उसके सदस्य हैं। जितने प्रस्ताव डीएमएफटी को प्राप्त होते हैं, उन प्रस्तावों में जिला खनिज न्यास ट्रस्ट की जो गाइडलाइन है उसमें 2 तरह के क्षेत्र और 2 तरह की प्रायोरिटीज डिफाइंड है। एक प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र है जो कि खनन क्षेत्र के 15 किलोमीटर के दायरे में आता है। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र जो खनन क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे में है, और ये 2024 में निर्धारित किया गया है। मुख्य तौर पे जो उच्च प्राथमिकता क्षेत्र हैं उनमें हमारा 70% राशि व्यय होता है नैबीन गाइडलाइन के हिसाब से, और जो प्राथमिकता क्षेत्र है उसमें 30% राशि व्यय होता है। उच्च प्राथमिकता क्षेत्र से आशय है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन क्षेत्रों से संबंधित है। हमारा ये प्रयास है कि जो अंजोर विजन 2047 है उसमें सभी जो विद्यालय हैं उनके पास में आवश्यक अधोसंरचना सर्वप्रथम उपलब्ध हो। सभी हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हमारे सीएससीज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, इन सभी में एनक्वास स्टैंडर्ड जो कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड की सुविधाएं और अधोसंरचना हमारा सर्वप्रथम विकसित हो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसमें मुख्य तौर पे जैसा मैंने बताया कि जो प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र हैं, जो खनन क्षेत्र के 15 किलोमीटर के गांव हैं, वो सर्वप्रथम जो है प्राथमिकता प्राप्त करेंगे खनिज न्यास के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो अधोसंरचना का विकास है उसको भी इक्वल प्रायोरिटीज दी गई हैं। जैसा अभी वैकल्पिक मार्गों की चर्चा हो रही थी, तो इस बार लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वैकल्पिक अधोसंरचना विकास में, जब बाईपास रोड्स का डेवलपमेंट हो, चाहे गांव में मूलभूत अधोसंरचना और प्रत्यक्ष प्रभावित गांव में छोटी सड़कें हो, पेयजल की व्यवस्था हो, उन सबको खर्च करने पे विशेष तौर पे जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत यह भी जोर है कि जो शासन की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही हैं उनके साथ में इस राशि को कन्वर्ज करके खर्च किया जाए, ताकि जो इफेक्ट है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। डीएमएफ का कंडक्ट, मैं ये कहना चाहूंगा, पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट कंडक्ट डीएमएफ में नवीन गाइडलाइन में एनविसाज किया गया है। और हमने ये सुनिश्चित भी किया है शासकीय परिषद की जितनी बैठक होंगी, उनके जितने मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो प्रोजेक्ट सैंक्शनड है, वो डीएमएफटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पब्लिक का कोई भी व्यक्ति जाकर के जो है उनको डाउनलोड कर सकता है। इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हुए हम रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल भी पब्लिक करने जा रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने में हम इस काम को जो है सुदृढ़ करके जो है कंप्लीट करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पे, किसी भी वर्ष का जो डीएमएफटी का काम हुआ है, स्वीकृत राशि हो, स्टार्टिंग फोटोग्राफ्स हो, मिडिल फोटोग्राफ्स हो, अंत फोटोग्राफ्स हो, और फाइनल जो स्टेटस है वो जाकर के पोर्टल से देख सकेंगे, और ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। डीएमएफ में यथासंभव, क्योंकि शिकायतें भी काफी बार हमको प्राप्त होती हैं, शिकायतों के निराकरण के लिए डीएमएफटी का, जैसा केंद्र शासन के निर्देश थे, अलग से शिकायत सेल का गठन किया गया है।
किसी की भी कोई शिकायत है अलग से जो है उसके माध्यम से अपनी शिकायत दे सकते हैं। कंप्लीट ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है उसकी जांच होगी। बोगस प्रोजेक्ट्स हैं या घोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डीएमएफटी के अंतर्गत कोई स्कोप नहीं है। पहली प्रायोरिटी अधोसंरचना का विकास और अधोसंरचना का डेवलपमेंट, और लोगों को मूलभूत सुविधा, उच्च प्राथमिकता की जो सुविधाएं हैं उनका डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। मतलब कुणाल जी का कहना है कि जो अतीत में ऐसी छवि बन गई थी कि डीएमएफ का मतलब तो पॉकेट मनी होता है, अब सिस्टम ऐसा बन गया है कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। इस तरह का कोई स्कोप नहीं है। हम जब नए जैसे अगला वाला 26-27 का सत्र आ रहा है तो हम शासन के सभी विभागों को जो बजट सैंक्शन हुए हैं उसके परिदृश्य में भी डीएमएफटी के संबंध में शासन के विभागों को भी हम पत्र लिख रहे हैं। अगर उनका कोई परियोजना है वो अगर सुझावित करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको भी डीएमएफटी में कंसीडर किया जाएगा। तो मैं तकनीकी बात समझना चाहता हूं आपसे सर। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में, जनहितकारी सरकार में अपेक्षा की जाती है कि वो 3 सेक्टर में काम करेगी। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा सुरक्षा। 2 तो सीधे आपके अधीन ही रहते हैं। सुरक्षा के लिए मेरे साथ में सिद्धार्थ जी हैं। जिस पुलिस के पास सुरक्षा संबंधित जिम्मेदारी होती है उसका संसाधनों को लेकर बड़ा संघर्ष रहता है, आपने भी अनुभव से गुजरे होंगे। तो डीएमएफ के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए कुछ प्रावधान आप करते हैं? सिद्धार्थ जी के संदर्भ में कुछ सोच वोच रहती है आपकी कि भाई इनकी टीम के लिए भी कुछ उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि लोगों को सुरक्षा व्यवस्थित तरीके से मिल पाए? देखिए, इसी परिदृश्य में जो हमारे हॉस्टल्स हैं, जो शैक्षणिक परिसर्स हैं, उनमें सभी में सीसीटीवी कैमरेज लगाना और उससे मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराना, ये तो डीएमएफटी में लिया गया है। इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा ICCC जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो कि रायपुर और बिलासपुर में संचालित है और शहर की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग होती है, सेंट्रलाइज चालान इश्यू होते हैं और एक सर्वेलेंस सिस्टम भी होता है। कोई भी क्राइम है, गाड़ी निकल रही है तो ICCC के अंदर डेफिनेटली कैप्चर होता है, हमको इन्वेस्टिगेटिव मदद मिलती है। कोरबा का ICCC का प्रपोजल बनकर के जो है राज्य शासन को स्वीकृति के लिए गया है और शीघ्र ना वो भी जो है एक रियलिटी होगी, वो भी जो है स्टेट बजट से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। हम निरंतर फॉलोअप कर रहे हैं, हर मंडे को, हर सप्ताह के। अब ताली बजा रहे तो थोड़ा जोर से ही बनाइए, लोगों को एहसास तो हो कि कुछ ठीक हो रहा है। हर सप्ताह के, हर महीने के प्रथम सोमवार को हमारा पर्टिकुलरली सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर के समन्वय बैठक रहता है और जो भी सुझाव हमको प्राप्त होते हैं एसपी साहब के माध्यम से, आरटीओ के माध्यम से, अन्य विभागों के माध्यम से या फिर जो पत्र प्राप्त होते हैं, उसके लिए जो आवश्यक कदम हम निश्चित तौर पे लेते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल जनवरी का बताऊंगा। एक केस हुआ था जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर हुआ था, तो उस समय सीसीटीवी फुटेज की आवश्यकता, एक पेट्रोल पंप का और एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज आया था, उससे एसपी साहब ने बताया था कि काफी मदद मिली थी। तो हमने सभी पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उनको भी ये निर्देशित किया है कि अपने बाहर की तरफ जो है, ना सिर्फ अंदर की तरफ, रोड फेसिंग अगर कैमराज जो है लगाएंगे तो निश्चित तौर पे हम कम्युनिटी की तरफ से भी सिटी को और सेफ कर पाएंगे और बहुत कॉस्टली भी नहीं है आज की तारीख में। तो कम्युनिटी का भी हमको अच्छा सहयोग। तो मैंने जो सवाल किया था कलेक्टर हिमांशु जी, वो विषय ऐसा लगा जिसमें सिद्धार्थ जी को लगा कि मुझे भी अपनी बात कहनी चाहिए। नहीं सिद्धार्थ जी, मैं इसलिए क्योंकि अभी नए कलेक्टर साहब को थोड़ा अभी नए आए हैं, इस पर आपने जो प्रश्न किया कि किस तरह से हमको सहयोग मिलता है, उसके ऊपर और प्रकाश डालना चाह रहा था पिछले 2 साल के अंदर। कोरबा में जैसे आपने बताया, मैं पहले दंतेवाड़ा में भी था जहां पे कुणाल साहब पदस्थ थे, फिर उससे पहले कोंडागांव में भी था, तो हम सब एक ही ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। तो कोरबा में एक जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि पुलिस और प्रशासन अलग नहीं है, हम सब जनता की सेवा के ही अंग हैं और प्रशासनिक मुखिया के अंतर्गत पुलिस साथ में काम कर रही है। आपने डीएमएफ का प्रश्न पूछा, मैं बहुत गंभीरता से उस प्रश्न को सुन रहा था। कोरबा में एक ऐसा जिला है जिसकी तासीर ऐसी है कि आप खदान क्षेत्र में जाएंगे तो आपको सिर्फ कोयला दिखेगा, आप कटघोरा के ऊपर चले जाएंगे तो आपको जंगल, वादी, पहाड़ दिखेंगे और उसके बीच से हमारा एनएच गुजरता है जो कि पाली को बनारस से जोड़ता है। बहुत ही हाई इंटेंसिटी वो एनएच है जी। तो जब हम आए तो हमने एनालिसिस किया कोरबा में। जब मैं आया तो जनप्रतिनिधियों ने, पत्रकारों ने ये मुझे बताया कि सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें एक बहुत गंभीर विषय है। तो हमने इसका एक एनालिसिस किया। हमने ये देखा कि मौत कब हो रही है, कितने बजे हो रही है, किस वाहन से हो रही है, कहां पर हो रही है और कौन उसमें हताहत हो रहा है। तो हमने एक पैच आइडेंटिफाई किया
26.8 किलोमीटर का वो पैच था जो कि पाली से कटघोरा के बीच में था, और 2023 में 88 मौतें केवल उस पैच में हुई थी। हमने प्रशासन और पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट टीम को गठन किया। उसमें हमने पीडब्ल्यूडी इंजीनियरिंग को भी जोड़ा और हमने उसका एनालिसिस किया कि यहाँ पे क्या इंजीनियरिंग का हम सुधार कर सकते हैं। वहां पर हमने जो जंक्शन रोड हमको मिली, वहां पे हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हमने स्पीड ब्रेकर्स का निर्माण करवाया। जो हमको ब्लाइंड स्पॉट्स मिले, क्योंकि वो जंगल का क्षेत्र है, हाथी विचरण है, तो वहां पे बिजली नहीं है, तो हमने क्रेडा के माध्यम से 9 जगह वहां पे हाई मास्ट इलेक्ट्रिसिटी लगवाई, लाइट्स लगवाई। उसके अलावा जो हमको ब्लाइंड स्पॉट्स दिखे वहां पे हमने कन्वेक्स मिरर लगाया। मुझे ये बताते हुए बेहद संतोष होता है। आपने पूछा डीएमएफ कैसे से हम उसका फायदा कर रहे हैं। वो जो 88 मौतों का आंकड़ा था वो 2025 में घट के केवल 37 मौतों पे आ गया। और ये तब जब 2025 में महाकुंभ था, हमारे इस रोड पे इतना रश था, सब जो जा रहे थे फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम छत्तीसगढ़, वो सब हमारे एनएच से जा रहे थे। तब भी ये करने में हमको सफलता मिली। इसके लिए मैं प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूं। कलेक्टर साहब को भी मैंने बताया और ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने इतनी सारी चीज बताई, पर आपका एक विषय और जानना चाहता हूं। पुलिस बल की जब बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है पुलिस बल की कमी से। जी, कोरबा के संदर्भ में क्या अनुभव है? ठीक ठाक आपको अमला मिला हुआ है या इस समस्या से तो अभी भी जूझ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये सिर्फ कोरबा में नहीं, पूरे देश में जैसे हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब में जो अनुपात में पुलिस बल है वो सभी जगह 1:1200 का रेशियो लगभग है। परंतु कोरबा में आने वाले समय में लगभग इस समस्या से निदान इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अभी हमको 146 नए जवानों की भर्ती हो रही है। उनको अभी हमने बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेजा है, तो लगभग 1.5 कंपनी हमारे पास एडिशनल आ रही है। तो आने वाला समय और आसानी रहेगी पुलिस में। पर एडिंग टू दैट, मैं बहुत गंभीरता से जो सराफा से हमारे सदस्य आए हुए थे जी, उनकी बात भी सुन रहा था। जो मॉडर्न पुलिसिंग है हिमांशु जी, वो केवल एक विभाग या केवल सरकार के भरोसे छोड़ना थोड़ी सी बेईमानी है। हमें जन भागीदारी जब तक नहीं आएगी, जनता में जब तक सिविक सेंस नहीं आएगी, हम चाहते हैं कि मार्केट में सब आराम से खरीदारी करें, बट हम अपनी गाड़ी जगह पे खड़ी नहीं करते। हम चाहते हैं कि मार्केट में आवागमन सुगम हो, बट व्यापारी बंधु अपने दुकान के आगे बोर्ड भी लगा देंगे और सामान भी रख देंगे। हम चाहते हैं कि रोड्स पे एक्सीडेंट ना हो, बट हम खुद हेलमेट नहीं लगाएंगे, स्पीड बेल्ट नहीं लगाएंगे, दारू पी के गाड़ी चलाना नहीं रोकेंगे। तो ताली तो देखिए दोनों हाथों से ही बज सकती है। और साइबर क्राइम की जैसे मैं बात करूं, हम खुद ओटीपी पे, अननोन कॉल लिंक्स पे, शेयर मार्केट स्कैम के अंदर पैसा लगाएं और सोचें कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो अज्ञानता, लालच और भागीदारी, ये तीनों की जो भावना है, इसको बढ़ाने से मुझे लगता है कि हम कोरबा को एक बेहतर जगह बना सकते हैं रहने के लिए। तो कुल मिलाकर सिद्धार्थ जी हमें बता रहे हैं कि पुलिस के स्तर पर तो काम है, पर जनता के स्तर पर भी जागरूकता और सहयोग की सतत जरूरत है। मैं आखिरी दौर की बातचीत पर आता हूं कुणाल जी। 3 बड़ी कंपनियां यहां पर हैं, एसईसीएल, एनटीपीसी और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के साथ बाल्को, जो वेदांता समूह का हिस्सा है। अनुभव क्या जा रहा है आपका? इतने बड़े बड़े उपक्रम हैं, इनसे इतने बड़े स्तर पर रोजगार मिला हुआ है, पूरे देश में पहचान मिली हुई है, पर जब भी यहां के लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं इन तीनों के संदर्भ में एक असंतुष्टि का भाव रहता है। ऐसा लगता है कि इनको तो सब कुछ इस जमीन से मिला, इस जगह से मिला, पर इस जगह के रहने वाले लोगों को इनसे वो नहीं मिला जो मिल सकता था। कुछ ऐसा आपके जहन में भी आया, आपके अनुभव में आया, और क्या इसकी संदर्भ में कुछ करने का मन है? निश्चित तौर पे जो तीनों उपक्रम जो काम कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो या एसईसीएल हो या बाल्को हो, तीनों के परिदृश्य में सरकार को अगर एक कोयला प्रदान करते हैं, एक बिजली प्रदान करते हैं, और एक के केस में एल्यूमिनियम की बात है,
तो तीनों इकोनॉमी का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन साथ के साथ जैसे एसईसीएल के संदर्भ में बात करूं तो भू व्यवस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा निकल करके आता है कि जब भी हम खदानों का एक्सपेंशन करते हैं या फिर खदानों के संचालन में जो पूर्व में व्यवस्थापित परिवार हैं उनको उनकी हिस्सेदारी मिले और उनको उनका जो हक है, चाहे वो सीबीए एक्विजिशंस हो या फिर LARR के एक्विजिशंस हो, उसके अंतर्गत प्रशासन पूरी तरह से यह प्रयासरत है कि जो लोगों का हक है वो पूर्ण हो और उनकी जो मांगे हैं, जो जायज हैं, जो कानून के अंतर्गत हैं, उनका त्वरित निराकरण हो, चाहे वो पुराने मैटर हो या फिर भावी आने वाले एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स हों, उसके लिए निरंतर तौर पे काम कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी एक प्रश्न में ये बात कही थी कि ये सभी को इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने के लिए, पर्टिकुलरली हमारी लोकल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करने के लिए व्यवस्थापन होना, व्यवस्थापन के साथ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ व्यवस्थापित परिवारों को रोजगार मिलना, ये एक पार्ट है। लेकिन इसके अलावा पूरे उपक्रम में टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक जितना मानव संसाधन की आवश्यकता है, उस मानव संसाधन की कुशलता जिले में डेवलप हो सके, चाहे वो इंजीनियरिंग विंग में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे फिर ड्राइवर में हो, जेसीबी ऑपरेटर के अंतर्गत हो, हमारे इंजीनियर हो, ITI के जो कोर्सेज हैं, इसके संबंध में जो जो तकनीकी रिक्वायरमेंट हैं, उनकी ट्रेनिंग मैन पावर के लिए हमको क्या आवश्यकता लगेगी, वो सेटअप हम माइनिंग ओरिएंटेड सेटअप हो या फिर प्लांट्स ओरिएंटेड सेटअप हो, वो कौशल विकास का सेटअप हम शीघ्र ही सेटअप करने जा रहे हैं। और ये इन्हीं क्षेत्रों से, पर्टिकुलरली अगर SECL की बात करूं तो खनिज न्यास की जो राशि है इन्हीं क्षेत्रों से आती है। और नवीन गाइडलाइन में 15 किलोमीटर जो लिमिट है, 75-70% पैसा उसी 15 किलोमीटर में खर्च होना है। तो जिस जगह का व्यवस्थापन हुआ है उसी जगह को जो राशि प्राप्त हो रही है, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके मिल रहे हैं, उसी जगह के विकास में खर्च होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इनका सिनारियो एक मॉडल विलेज के तौर पे, एक मॉडल कॉलोनीज के तौर पे और विकास के मॉडल के तौर पे निकल करके आएगा। यही खनिज न्यास की आगामी नई गाइडलाइंस के अंतर्गत मंशा है और इसी के अनुरूप जिला प्रशासन इसका क्रियान्वयन करेगा। तो मैं अब आखिरी बिंदु पर आता हूं कुणाल साहब। देखिए, कोरबा तो कई मामलों में सुर्खियों में रहता है, पर तकरीबन 1.5 दशक से जो कोरबा एक सुर्खियों में आता है ना, वो है कोरबा के जिला प्रशासन का राजनीतिक नेतृत्व के साथ टकराव। सरकारें किसी भी दौर की रही हो, पर ये टकराव की खबरें हमारे अखबार में छापने के लिए निरंतर मिलती हैं। कुणाल जी का अभी तक का अनुभव क्या जा रहा है? अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ ठीक ठाक कट जाएगी या थोड़े डरे डरे सहमे सहमे से रहना पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी का बहुत अच्छा समन्वय और बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और सभी डेवलपमेंट के पहलू में स्टेक होल्डर्स हैं। सभी का प्रशासन का ये दायित्व है, सभी की सुनवाई करे, सभी के सुझाव जो हैं उनको हम निश्चित तौर पे, हमारे जितने डेवलपमेंटल प्लान हैं, हम सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर के कार्य कर रहे हैं और जो नियम के अंतर्गत है वही कार्य हो सकते हैं, तो उसी के अनुरूप जिला प्रशासन कार्य करेगा। और मुझे अभी तक का जो मेरा अनुभव है, अगर पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहे हैं, तो भरपूर सहयोग लोगों का प्राप्त हो रहा है। मैं एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ काम कर रहा हूँ। तो आपका तो नया नया है, ये सवाल अगर सिद्धार्थ जी से नहीं पूछा तो जाती हो जाएगी। सिद्धार्थ जी, अपना भी अनुभव बताई दीजिए, कैसे बीते 2 साल? हमें हमेशा ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है जी कि मुझे हमेशा पुलिस को और प्रशासन को हमेशा सहयोग मिला है, समर्थन मिला है। अगर हमने कुछ किसका? जनप्रतिनिधियों का, जनता का, जनप्रतिनिधियों का समर्थन हमें हमेशा प्राप्त हुआ है और उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ है और बहुत ही मतलब स्मूथ अभी तक मेरे 2 वर्ष का कार्यकाल रहा है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई भी गुरेज नहीं है। और जनप्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं सबका सहयोग मिला। बिल्कुल बिल्कुल मिला, भरपूर मिला, पर किसी ने कोई ताली नहीं बजाई, लोग मान नहीं रहे क्या? और दोनों तरफ से मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से हमको सहयोग मिला है, दोनों तरफ से हमको समर्थन मिला है। हम सही काम कर रहे हैं, हमको हमेशा समर्थन मिला ही है जनप्रतिनिधियों का। कोई चलिए, हमें नए सिरे की खबरें छापने का मौका मिलेगा, दिखाने का मौका मिलेगा कि कोरबा बदल रहा है। कोरबा में जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के बीच में टकराव की नहीं बल्कि समन्वय की खबर मिल रही है। पर उनका समन्वय रहे, पर उस समन्वय से जिंदगी कोरबा के लोगों की बेहतर होनी चाहिए, यह मुख्य उद्देश्य है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें कोरबा से वो खबरें मिलेंगी जिसमें यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार साफ साफ झलकेगा। आप दोनों महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां
जिलाधीश कुणाल जी के लिए सर, और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ जी के लिए। सर मैं आप तीनों से निवेदन करूंगी, प्लीज मंच पर ही रहें हमारे साथ। जिस तरह से आपने तीखे सवालों का जो जवाब दिया, आप दोनों ने